हम्म चलिए आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स सेकंड। हाई स्कूल से ये चैप्टर मैच करता है। तो पहला हेडिंग होगा आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, ये हमारे पास एक तल है, ठीक। यहाँ पे एक हम बिंदु ले रहे हैं, परावर्तक बिंदु। ये हमारा एक किरण आ रहा है, सॉरी, किरण आ रहा है और यहाँ पे एक हम अभिलंब खींचते हैं। और फिर एक परावर्तित किरण खींचते हैं, ठीक। अब देखो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश आकर किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा। जब प्रकाश की किरण आती है किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, ये आपतित किरण है, किरण आ रही है, ये हमारा परावर्तक तल है। इस तल से, परावर्तक बिंदु से, यहाँ एक जिस बिंदु से टकरा है उसे परावर्तक बिंदु कहेंगे। आपतित किरण आके परावर्तक तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। जैसे मान लो नीचे जल है, ये कांच रखा है, नीचे और कोई माध्यम हो, जल हो या फिर जल रखा गया हो या किसी द्रव्य पदार्थ जैसे कोई चीज रखा गया हो, तो उससे उसमें नहीं जाएगा। ये वायु से आ रहा है तो वायु में लौट जा रहा है, या जल में होता तो जल में आता तो जल में ही लौट जाता, तो उस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपतित किरण आई, परावर्तक तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब जहां से जिस बिंदु से टकरा रहे उसे कहेंगे परावर्तक बिंदु, ठीक। और इसको हम अभिलंब यहां पे खींचे हैं, इसको हम कहेंगे अभिलंब, ठीक। ये हो गया हमारा आपतित किरण। अब ये टकराने के बाद वापस जा रहा है तो इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तक, प्रकाश का परावर्तक का डिफिनीशन, फिर उसमें आपतित किरण कौन सा है, परावर्तित किरण कौन सा है, फिर अभिलंब क्या है, ये तीनों हो गया, ठीक। अब हमको जानना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है। किरण आ रही है इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? आपतन कोण, आपतन कोण यहां पर, ठीक। अब ये परावर्तित किरण है, यहां पे कौन सा कोण बन जाएगा? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बन रहा है, उसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। ऐसे नाम याद रहेगा, जो किरण आती है तो उसे आपतित कहते हैं, उस किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, और जो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है। आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। देखो, प्रकाश के परावर्तन में हमने कई चीजें सीख ली। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण आती है किसी चिकनेदार या पॉलिशदार दाल तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो किरण आके टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। फिर टकराकर जो किरण वापस लौट जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, परावर्तित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला देखो, पहला क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, देखो बता दे रहे हैं। देखो, ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया हमारा अभिलंब और ये हो गया परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल का मतलब है कि एकदम सीधे में एक ही तल में होंगे, न कि एक इधर खिसक जाए एक इधर। ये तीनों एकदम सीधे में होंगे, एक एंगल में। साइड से देखोगे तो एक ही लगेगा, ऐसा होना चाहिए, और इस तरह से देखोगे तीन लगेगा, एक ही तल में, इसका ये मतलब है। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को R से। ठीक, ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या था, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है परावर्तन कोण या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो सब। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने दल या पॉलिश दल तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे दर्पण। पढ़ेंगे दर्पण। अब दर्पण क्या होता है, जब किसी कांच के किसी एक साइड, जब किसी कांच के किसी एक साइड लाल पेंट ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया जाए ताकि दूसरा तल उसका परावर्तक तल बन जाए, तो उसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक, दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी कांच के किसी एक साइड पॉलिश कर दिया जाए ताकि उसका दूसरा तल जो है वो परावर्तक तल बन जाए, तो उसे हम क्या, दर्पण। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण हमारा क्या होता है, जब किसी समतल कांच पर किसी एक साइड पॉलिश कर दिया जाए और उसका दूसरा साइड जो हो वो परावर्तक तल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अब तीसरा है गोलीय दर्पण। दर्पण का दूसरा पार्ट गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, जब किसी गोलीय कांच को काट कर उसके किसी एक पार्ट पर अंदर या बाहर
पॉलिश कर दिया जाए तो इस तरह के जो दर्पण होते हैं उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो भाग के होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक, अब अवतल दर्पण क्या होता है, एक तरह से समझते हैं चलना। दर्पण क्या होता है ये बताया, दर्पण के कितने भाग हैं, दो भाग हैं, इन दोनों के बारे में बताया। अब गोलीय दर्पण के बारे में बताकर अब गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है ये बताते हैं। अब ये किसका भाग है ये तो सोचो, ये गोलीय दर्पण का भाग है, इसका मतलब ये भी गोलीय दर्पण ही है, लेकिन इसके दो अलग अलग भाग हैं कि कब अंदर कलई किया जाए तब क्या होगा, जब बाहर कलई किया जाए तब क्या होगा। देखो मान लो हमने एक गोला काट कर उसके आधे भाग रख दिया, ठीक। अब अगर इसके बाहरी सतह पर हम कलाई कर दे, बाहरी सतह पर कलाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वो अवतल दर्पण का काम करेगा। और यही कि आधे भाग पर हम अंदर की साइड कलाई कर दे, अंदर की साइड अगर कलाई कर दे तो हमारा वो उत्तल दर्पण का काम करेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, दर्पण क्या होता है, जब किसी भी, चाहे वो गोली हो चाहे समतल हो, कैसा भी कांच हो, उसके एक साइड कलई कर दें और दूसरा साइड जो हो वो परावर्तक तल का काम करे तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, दर्पण। अब दर्पण दो भाग के होते हैं, पहला तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, जो समतल कांच होते हैं उसके एक साइड, जो समतल कांच होते हैं उसके एक साइड पॉलिश कर दिया जाए और दूसरा तल उसका परावर्तक तल बना रहे, तो उस दर्पण को या उस कांच को ही हम समतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा आता है गोलीय दर्पण। अब किसी गोले से ही यह काटकर आधा लिया गया है, अब उसी तरह से गोलीय दर्पण में किसी गोले से उसके आधे भाग को काट दिया जाए, उसके किसी भी सतह पर चाहे अंदर चाहे बाहर कलाई कर दिया जाए ताकि उसका जो दूसरा भाग रहे उस पे ताकि उसका जो दूसरा भाग रहे वो परावर्तक तल का काम करे और दूसरा भाग तो हम ऑलरेडी पॉलिश कर देते हैं, इस तरह से वो दर्पण का काम करने लगता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में जब हम पार्ट काटेंगे तो अंदर भी कलाई कर सकते हैं और बाहर भी कलाई कर सकते हैं, इसलिए इसमें दो कंडीशन बन रही, इसलिए गोलीय दर्पण के दो भाग बन गए, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अब उसी गोली कांच के काटे हुए भाग पर अगर हम बाहरी सतह पर कलाई कर दें तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और उसी गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग पे अगर हम कलाई कर दें तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आप लोग लिखते चलिएगा ना। अब इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये हमारा एक गोला है, गोला कांच है, ठीक। हमने क्या किया, आधे से इसको काट दिया, काटने के बाद इस दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये गोले कांच से ही लिया गया है, गोली कांच से ही लिया गया है, ठीक है। अब देखो, जो गोलीय कांच का केंद्र होता है अब वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाने लगेगा, अभी बता रहे हैं। देखो अब ये हमारा, अगर इसके बाहरी सतह पर कलाई कर दें, बाहरी सतह पर कलाई कर दें तो ये एक प्रकार का दर्पण बन गया, गोलीय दर्पण का एक भाग जिसके बाहरी सतह पर कलाई करते हैं, तो कौन सा होता है, अवतल दर्पण, ठीक। अब दर्पण का मध्य बिंदु, यहां पे मान लो मध्य बिंदु, ध्रुव, पोल, ये पोल, इसको हम P से दिखाते हैं,
अब क्या कहेंगे, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। एक परिभाषा मिल गया। क्या कहेंगे, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र, पहला ध्रुव हेडिंग डाल लो कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, फिर दूसरा डालो हेडिंग वक्रता केंद्र। हो गया। अब देखो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, इस दर्पण को कहां से लिया गया, एक गोलीय कांच के पार्ट को काट कर एक पार्ट लिया गया उसमें से। अब जिस गोलीय कांच को हम काट कर लेते हैं उसमें एक केंद्र रहा होगा, जैसे कि ये दिख रहा ओ, तो इसी केंद्र ओ को, उस गोलीय कांच के भाग के केंद्र ओ को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब कहा जाए कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोली कांच का जो त्रिज्या होता है वही अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण या उत्तल, इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी काम करेगा, इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी काम करेगा, बस यही कलाई जो होगा उसके आंतरिक सतह से होगा। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखाखंड मिल रही है इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे कि जो गोलीय कांच है उसका भी तो एक त्रिज्या रहा होगा और वही त्रिज्या यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का काम करती है। ये क्या हो गया हमारा, वक्रता त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ बच रहा है, देखो हमने क्या बता दिया, ये वक्रता केंद्र होता है, ये जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है, ये जो पॉइंट दर्पण के मध्य होती है ध्रुव होती है। अब जो रेखा होके गुजरी है इसे हम कहते हैं वक्रता, सॉरी मुख्य अक्ष। अभी एक चीज बचा हुआ है, मुख्य फोकस, लास्ट हेडिंग रहेगा आपके मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहेंगे, देखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराए और फिर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाए, क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाए उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मान लो ये समांतर रेखा आई और दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराई और फिर मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से ही होके जाएगी। अब उसी बिंदु को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी, हम फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब फोकस दूरी स्मॉल एफ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बाई 2। इसे प्रूव भी किया जा सकता है, इसे प्रूव भी किया जाएगा, लेकिन ये जान जाओ जो फोकस दूरी होती है वो हमारे वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, इसलिए एफ इक्वल टू आर बाई 2। इतना समझ में आया, एक बार सब दोहरा दें।
ध्रुव क्या होता है हमारा? दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र जिस गोलीय कांच का काटा हुआ भाग ये दर्पण है, उस गोलीय कांच के दर्पण केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिस गोलीय कांच के टुकड़े से यह दर्पण बना है, उस गोलीय कांच की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब आता है मुख्य अक्ष, केंद्र और ध्रुव से होके जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब तीसरा आता है, चौथा आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है।